Hello everyone, how are you all? And in today's video, we will cover a poem, and the name of the poem is A Photograph, which is written by Shirley Tolson. And I will be providing you with its summary, explanation, and the easy notes. Okay, so let's get started. And before starting the poem, let's get some glimpses into some important points which we need to know. So, Shirley Tolson's poem A Photograph, it is written as a tribute in the memory of her dead mother. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट की तरह लिखी गई है इन द मेमोरी ऑफ द डेड मदर ऑफ द पोएट ऑफ द शर्ली टॉल्सन। और ये जो पोएम है ये बहुत सारी थीम्स को कवर करता है जैसे लॉस, मॉर्टेलिटी एंड सेपरेशन। ओके, और ये जो आ फोटोग्राफ पोएम है ये एक बहुत ही डाइसोफोरिक पोएम है, यानी एक बहुत ही अनहैप्पी और एक बहुत ही डिससेटिस्फाइड पोएम है। ठीक है, और ये 3 डिफरेंट स्टैंजाज में लिखी गई है और इसका हर एक डिफरेंट स्टैंजा हर एक डिफरेंट मूड को कवर करता है द पोएट। नाउ we will start the poem, and first we are going to read the stanza and then we are going to explain it and then we are going to understand it. Okay, so the cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 year or so. ठीक है, तो इन लाइन में क्या बताते हैं कि जो हमारी जो पोइट है वो एक बहुत ही ओल्ड फोटोग्राफ की तरफ देख रही है जो कि कार्डबोर्ड पर पेस्टेड है। और इस पिक्चर में क्या था, इस पिक्चर में 3 लड़कियां थी जो कि बीच पे वॉक कर रही थी बाय होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। ठीक है, और जो गर्ल थी जो कि बीच में खड़ी थी वो सबसे लंबी थी और सबसे बड़ी थी एज में। ठीक है, और वो पोइट की मदर भी थी। ठीक है, और ये जो 2 लड़कियां साइड में जो चल रही थी ये थी पोइट की मदर की कजन्स। ओके, यानी उनकी मासियां। ठीक है, तो शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken। तो पोइट बताती है कि जब ये फोटोग्राफ ली गई थी जब उनकी मम्मा कुछ 12 साल की थी और ये एक उनकी बहुत अच्छी मेमोरी भी थी। ठीक है, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। तो ये जो लाइन्स हैं इनमें हमें बताते हैं कि मतलब हमें बताते कि ये जो फोटोग्राफी कैसे ली गई थी और बताते कि ये जो फोटोग्राफी मम्मा के अंकल ने क्लिक की थी। और ये जब फोटोग्राफ खींच रहे थे ना, जब उन्हें कहा गया था कि जस्ट स्टॉप एंड पॉज। ओके, तो उस मोमेंट पे ये जो तीनों बच्चियां थी ये वहाँ पे खड़ी हो गई और अपने गीले बालों को, इनके तो खुले हुए थे, तो ये जस्ट स्माइल्ड एट द कैमरा। ठीक है, हम देख भी पा रहे हैं कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने हॉलीडे को। तो जो इस वक्त पोइट का अटेंशन किस तरफ चला जाता है, टूवर्ड्स हर मम्मा's फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ स्वीट फेस माई मदर्स हैड। ठीक है, एंड ये जो फोटोग्राफ थी एक ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले ली गई थी। ठीक है, बिफोर द पोइट वाज बोर्न। ठीक है, और द पोइट कॉल्स द फीट टेरिबल ट्रांजिएंट एज दे वर सो यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर। ऑन द अदर हैंड द सी विच टच्ड देयर फीट हैज चेंज्ड लेस। तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है ये मतलब ह्यूमंस से रिलेटेड है हु जस्ट शॉर्ट लिव्ड एंड आर मॉर्टल्स। ठीक है, तो ये जो फीट्स हैं ये सिंबलाइज करता है ह्यूमंस को। और अकॉर्डिंग टू द पोएट वो कहना चाहते हैं कि जो ये सी है ये चेंज नहीं हुआ है इतना, और जो मम्मा है और जो बाकी इंसान है वो देखो वो ओल्ड भी हो गए, वो मर भी गए। और बताते कि ये जो सारी चीजें हैं ये अर्थ पे टेम्परेरी हैं, और क्या human life they are temporary, but these things like the ocean
it is just changed less, it is not changed, it is just the same. ठीक है, तो ये चीज बताते हैं terribly transient feat, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगी, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। सो इन दिस नाउ वी आर गोइंग टू सी इट। तो some 20-30 years later, she did laugh at that snapshot. See Betty and Dolly, she did say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both lie with the labored ease of loss. तो इसमें क्या बताती क्या कि ये जो फोटोग्राफ थी उनकी, अब मम्मा और डॉटर दोनों एक साथ बैठ के इस फोटो को देख रहे हैं इस मोमेंट में। तो क्या है कि even 20-30 years later, her mother would look at the photograph and laugh nostalgically, remembering the happy memories of her past. तो क्या बताते हैं कि जब उनकी मम्मा 20-30 साल बाद उस फोटो को देखती थी तो बहुत बहुत मतलब खुशी से हंसती थी और अपनी इन मेमोरीज को याद करती थी। ठीक है, वो कहती थी कि देखो इस फोटोग्राफ को, वो कमेंट करती थी कि देखो हमने किस टाइप के कपड़े पहने हुए, मैंने, मेरी कजन डॉली ने, बेटी ने और हम सब ने। ठीक है, तो सी हॉलीडे वॉज मदर्स पास्ट एंड हर मदर्स लाफ्टर हैड बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएट एज हर मदर वॉज डेड नाउ। तो क्या कहते हैं कि देखो भाई कितनी जल्दी ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अब ये मम्मा की लाफ्टर और मम्मा के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, ये सारी चीजें पास्ट में चेंज हो गई हैं। शी इज डेड नाउ, है ना। तो द पोइट वो उसे अभी भी याद है कि मतलब उनकी मम्मा कितने मजे से, कितने मतलब होते ना कि इंटरनली इतने खुशी से हंसते हैं कि याद रह जाते। तो देखती थी और रिमेम्बर करती थी अपनी सी हॉलीडे को विद द फॉन्डनेस ऑफ एज वेल एज अ सेंस ऑफ लॉस बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक। ठीक है, कि होता है ना हम चीजों को याद करते पर वो चीज बाद में आती नहीं है वापस। हम जहाँ पे घूम आए वो हम घूम आए, अब वहाँ पे ये तो है नहीं कि अब फिर से जाएंगे और मतलब अब तो बड़े हो गए, तो ये तो मेमोरी पहले की थी, है ना। तो her mother would have laughed in a great happiness, right? And these things they had just changed into the past. And here some words are used as the labor deeds of loss. ठीक है, तो these are two different words but they are described for the same loss. कि किस loss के लिए, कि मतलब वो मम्मा की लाफ्टर वो भी नहीं मिलेगी सुनने को, और ये जो सारी चीज हैं ये एक पास्ट में चेंज हो चुके हैं जो कि अब लॉस्ट हो चुके हैं, तो दिस कांट बी रिटन, है ना। तो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। So that is, now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstance there is nothing to say at all. It's silences. तो इसमें क्या है, इसमें पोइट रिकॉल करता है कि मतलब वो बताया था ना पिछले स्टैंजा में कि जब मम्मा उस फोटोग्राफ को 20-30 साल बाद देख रही थी तो वो कितने खुशी से हंस रही थी। तो वही बता रहे हैं कि अब जब इतने 20-30 साल हो गए हैं उनकी मम्मा को पास हुए, तो जब वो पोइट उस फोटो को देखती हैं तो वो एक बहुत ही मतलब she get consumed with grief and she is just left with no words to express her loss and her pain। ठीक है, और जो ये जो पोइट है ये बहुत ज्यादा उन मेमोरी से एब्जॉर्ब हो जाती है। आई मीन हो जाता है ना, से वो दिल भारी सा हो जाता है कि कुछ शब्द ही नहीं रहते। एंड इट इज अ पेनफुल साइलेंस विच makes the poet speechless, है ना। तो the poet can feel the grief but is unable to express it through words। तो ये जो grief ऐसा था जो कि express नहीं किया जा सकता और words में तो बताया ही नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो
atmosphere था, it just turned out to be gloomy inside the poet, where no one can utter a single word. So this was the poem, and these were the 3 paragraphs over here. So now moving on to see some poetic devices which are used, ताकि हमें समझ आ जाए कि हाँ हम पेपर में कोई गलती ना कर दें, कहीं बताना हो ऑक्सीमोरन और लिख के आ जाए एलिट्रेशन, है ना। तो एलिट्रेशन सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता है इनिशियल लेटर्स का, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, है ना। तो ये पोएम में लाइन यूज हुई थी, तो एस 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 ये यूज हो रहा है, तो ये एक एलिट्रेशन है। टेरिबली ट्रांजिएंट यानी टी टी यूज हो रहा है ना लगातार, तो ये भी एक एलिट्रेशन है। साइलेंस साइलेंसेस, तो ये एस एस बार बार यूज हुआ एक के बाद एक, तो इसलिए ये एक एलिट्रेशन है, यानी रिपीटिशन ऑफ इनिशियल लेटर्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करने के लिए ली जाती है एक चीज को जो कि दूसरी चीज पे ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द कैरेक्टर और इवेंट बट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर, ठीक है। तो ट्रांजिएंट फीट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट इन द पोएम। जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये जो ह्यूमन फीट्स हैं, यानी अब इंसान है, दे आर मॉर्टल्स, दे जस्ट die, they are short lived, but the ocean that is long lived, वो खत्म नहीं हो सकता। and here these transient feet, it refers to the human feats but it is used to describe the lack of permanence of human life, है ना। तो नेक्स्ट इज द ऑक्सीमोरन, है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, ऑक्सीमोरन क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि 2 डिफरेंट आइडियाज को दिखाते हैं, जो कि एक साथ ज्वाइन करके क्रिएट कर दिए गए हो। जैसे कि लेबर्ड ईज, अब हमें पता है लेबर्ड का मतलब क्या होता है, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से बनी हुई चीज, है ना। और ईज क्या होता है कि विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। तो अब ये दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं, तो इसलिए इसे कह रहे हैं ऑक्सीमोरन। लेबर्ड इज यानी अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इट इज रिटन एज नॉट डिफिकल्ट मोमेंट, है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। तो द एग्जाम्पल इज इट साइलेंस साइलेंसेस, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है ऑफ साइलेंस, है ना। सो दीज वर आर पोएटिक डिवाइसेस विच आर इम्पोर्टेंट। So in the last I just want to say thanks for watching, like, share and subscribe.